नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की। थोड़ी बहुत बात जो है हमारे चाचा ची की भी बात करेंगे। चाचा ची और फूफा यूनुस, इनकी भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज आपके जाने पहचाने सुमित पीर साहब। मैं स्वागत कर रहा हूँ सुमित पीर साहब का एक बार फिर से जयपुर डायलॉग्स पर। और आरंभ करने से पूर्व आपको याद दिला देता हूँ कि जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 25, 26, 27 अक्टूबर को बिल्कुल तैयारियां जो हैं वो बड़ी तेजी से चल रही हैं। और इस बार आपको बहुत सारे नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी कि टेंटेटिव शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं। और साथ में ना भूलें, हमारी क्राउड फंडिंग करते रहें UR स्कैन करके, QR स्कैन करके, और आप रजिस्ट्रेशन भी करते रहें। तो साहब, सुमित पीर साहब, ये जो इस्लाम का जो किला है, यानी पाकिस्तान को बताया गया था कि साहब ये ऐसा इस्लाम का किला है जो क़यामत ता क़यामत मुकम्मल रहेगा। अब ये ता क़यामत मुकम्मल रह पाएगा या कि नहीं रह पाएगा? हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान जो है वो वैसे तो 24 साल में ही टूट गया था, लेकिन जो बचा खुचा है उसका क्या होने वाला है? सर, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए आभार और साधुवाद। और सभी दर्शकों से हमारा निवेदन रहेगा, जयपुर में आपसे मुलाकात होगी, आइए, जुड़िए और तन मन धन से इस इवेंट को सपोर्ट कीजिए। अब तीनों चीज हमने बोल दी है, मैसेज बहुत क्लियर है और मैं अपेक्षा करूंगा कि ये जरूर होगा और हमें आपका पूरा सानिध्य मिलेगा और आपसे जयपुर में मुलाकात होती है। तो आते हैं आज के विषय पे। सर देखिए, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का अभी जो भूत है, अब भूत की मैयत आपकी भूत की मैयत बनानी हमने। जो उसका शरीर था वो तो दफन हो गया, भूत की मैयत बनाने की तैयारियां हो रही है। ये पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में स्थितियां कंट्रोल के बाहर जा रही हैं। और अभी जो लेटेस्ट प्रकरण हुआ है, देखिए सर, बलोचिस्तान इनके कंट्रोल में नहीं है, KP के इनके कंट्रोल में नहीं है, सराइकी बेल्ट पे इनके पास प्रॉब्लम है, सिंध इनके कंट्रोल में नहीं है, माइनस पंजाब उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। और ये प्रकरण अभी बढ़ता जा रहा है संजय सर। ऐसे में इनकी समस्या ये है, करे तो करे क्या, ये जाए तो जाए कहां पे, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। अब अगर आप देखें, अभी जो हाल फिलहाल में प्रकरण हुआ है, TTP ने इनको धमकी दे दी है। TTP ने बोला, भैया ऐसा है, हम तुम पे बहुत बड़ा आघात करने वाले और तुम पे बहुत बड़े हमला करने वाले, तुम्हारी हम ऐसी की तैसी कर देंगे। अब इसमें विषय ये आता है कि अचानक TTP के साथ ऐसा क्या हुआ? हमले तो वो कर ही रहे थे, लोगों को तो वो मार ही रहे थे। ये अब जो सुपर बम्पर हमले की बात हो रही है, इसके पीछे के कारण क्या और इसके पीछे के कारण क्या है और आने वाले टाइम में संजय सर होने वाला क्या है? देखिए, 3-4 चीजें सामने निकल के आती है। पहली चीज जो सामने निकल के आती है वो ये है कि अभी इसकी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि पाकिस्तान, अगर आप शुरू में भी जाए, मुल्ला उमर के टाइम से भी जाए, इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि उसको बताया कि जो KPK वाला हिस्सा है, इस पे अफगानिस्तान का हक नहीं है, ड्यूरियल लाइन हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। मुल्ला उमर के टाइम से इन्हें भगाते जा रहे हैं, कह रहे चल निकलो यहां से। फिर इन्होंने कोशिश की कि भाई आगे इसको थोड़ा और हम थोड़ा इनके साथ मिल बांट के कुछ सांठ गांठ कर ले, वो भी नहीं हुई। फिर इन्होंने अफगान रिफ्यूजीज को निकालने की कोशिश की। और अब जो इन्होंने किया है, क्योंकि कहानी यहां से शुरू होती है, इस्लामाबाद तक जाती है, ये जो मरगला हिल्स है, अब अफगानी तालिबान कह रहा थ्रू तहरीक तालिबान, मरगला हिल्स तक, यानी कि इस्लामाबाद का वो एरिया जहां इमरान खान का बंगला उसके आसपास ही है, वो पहाड़, वो जंगल जी हमारा एरिया है। अब ये जंगल जो है, इसमें है करीब 3400 एकड़ का एरिया। अब ये पूरा घना जंगल है। कहानी क्या है सर, ये जो पाकिस्तानी फौज थी, ये करना चाहती है वहां अफीम की खेती। नया मॉडल निकल के आया है, अफीम के दम पे इस्लामिक इकोनॉमी को रिवाइव करना है, अफीम बेच के इकोनॉमिक इस्लामी को रिवाइव करना है। अब अफीम की हिस्ट्री में जाए तो 90% अफीम अफगानिस्तान में उगता था, अब लगभग खत्म हो गया। अब नंबर 1 अफीम का प्रोड्यूसर है म्यांमार। म्यांमार में जो शिन स्टेट है, वो नंबर 1 अफीम का प्रोड्यूसर बन चुका है और इस शिन स्टेट में हैज टेकन ओवर अफगानिस्तान। अब इनको लग रहा है यार, जो नार्को डॉलर हमारे पास आता था, ये नार्को डॉलर हमारे हाथ से गया, और नार्को डॉलर हमारे हाथ से गया तो हमारी तो ऐसी तैसी हो गई, अब हम करेंगे क्या? तो इनका इरादा था, ये जो मरगला के पहाड़ है, इनमें चुपचाप ये खेती शुरू करे। और नदीम अंजुम ने कुछ खेती सराइकी बेल्ट में ऑलरेडी शुरू करा ली है, खेती जारी है। अगर आपने रिसेंट
अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, इन्होंने करीब 2400 एकड़ जमीन इन्होंने सर पंजाब में और सिंध में, और इन्होंने पंजाब और सिंध में भी एक्वायर की है। उसमें भी ये माना जा रहा वो जमीन पे अफीम की खेती होगी और अफीम के माध्यम से इकोनॉमी को रिवाइव करने का नया इस्लामिक मॉडल तलाश किया है हाफिज कुरान सैयद आसिम मुनीर ने। ये इनकी कहानी है। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम सीधी सी बात है, प्रॉब्लम आती है कि ये काम करेगा हाफिज सैयद और उसके जैसे जो किराए के टट्टू है उनसे ये काम कराएंगे। अब समस्या अफगानी तालिबान को ये कहता है, भैया हमने अफीम का धंधा छोड़ दिया, अब हम मिनरल बेचते हैं आजकल, और हम शरीफ हो गए, टाई वाले लोग हो गए, अब हम ये काम नहीं करते। अगर ये खेती का बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिया, इससे हाफिज सैयद हो, मौलाना मसूद अजहर और जितने भी जिहादी हैं, ये स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर ये स्ट्रांग हो जाते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान के स्ट्रांग हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक दिन वर्चस्व की लड़ाई हो जाएगी बिटवीन देम एंड तहरीक तालिबान एंड अल्टीमेटली अफगानी तालिबान। क्योंकि अफगानी तालिबान के फिर दो दुश्मन हो जाएंगे, एक तो पाकिस्तान की फौज जो स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर जितने भी छोटे मोटे जिहादी ये इनके दुश्मन हो जाएंगे। और अल्टीमेटली जिसके पास ओपीएम होगा, जो ओपीएम को कंट्रोल करेगा, उसके पास डॉलर होगा तो प्रोसेसिंग होगी तो उसका हिसाब किताब बनेगा। अब अफगानी तालिबान का कहना, देखो भैया हमने ये मार काट की लड़ाई छोड़ दी है, अब हम शासन में हैं, अब हम मारने काटने वाले जिहादी नहीं, अब हम शासन है, अब हम सत्ता को चलाते हैं, अब हम देश को चलाते हैं, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डीलों की बात करते, चाइना से, रशिया से, दाएं बाएं हम बातें करते कि जी हम डील्स करेंगे और हम मार काट के धंधे हमने छोड़ दिया है। अगर तुम यहां आओगे तो अल्टीमेटली तुम हमारी दिक्कत बनोगे। तो अब इस चीज को रोकने के लिए तहरीक तालिबान ने फुल फ्लेजेड असॉल्ट की घोषणा की है, ताकि जो अफगानी ये छोटे मोटे जिहादी हैं, ये इनका स्टैचर ना बढ़े और पाकिस्तान पे दो तलवारें ना आ जाए, एक पाकिस्तान आर्मी और इनका, दोनों का यूज किया जाएगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट। इसको रोकने के लिए अब की बार तहरीक तालिबान का अगर आप स्टडी करें, अफगानी तालिबान कहती है मरगला हिल्स तक, यानी कि इस्लामाबाद तक, केपी के आगे तक भी हमारा पूरा क्षेत्र है, मरगला हिल्स तुम्हारी नहीं है, हमारी है। और वो इनको ये अफीम की खेती करने नहीं देंगे। इसीलिए ये जो बड़ा असॉल्ट की बातें हो रही है, दैट इज बेसिकली टू डू दिस, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। दे डोंट वांट हाफिज सैयद एंड मौलाना मसूद अजहर एंड लाइक अदर्स टू कम टू अ लेवल जहां उनका थ्रेट बन सके। और इसके पीछे एक और कहानी है। करीब 6-8 महीने पहले एक और किस्सा हुआ था। आईएसआई के कहने पे इसने क्या किया था, क्या नाम है इसका, हाफिज सैयद ने कुछ लोग भेजे थे अफगानिस्तान। जब इन्होंने लोग अफगानिस्तान भेजे सर, ये जाके वहां आईसिस की एक्टिविटी को रिवाइव करने की, उसको थोड़ा बड़ा चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और आप जानते हो तालिबानी और आईसिस की बिल्कुल नहीं बनती है, तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली वाला बैर है। वो आदमी पकड़े गए। उन आदमी की खैर मैयत तो उन्होंने अफगानिस्तान में बना ली, पर उनका कन्फेशन वीडियो और उनके जो फोटोज थे और मैयत की फोटोएं, कोई कह रहा था मुझे हमारे यहाँ भी भेजी और पाकिस्तानियों के यहाँ भी भेजी। बोलो भैया तुम्हारे लोग यहाँ ये कर रहे हैं। तो दूसरा डर तालिबान को ये है, जिस दिन ये स्ट्रांग हो गए उस दिन ये आईसिस का चोला पहन के घुसेंगे अफगानिस्तान, और जो आईसिस के एलिमेंट्स हैं उनके साथ मिलके हमारी गवर्नमेंट को टॉपल करेंगे। क्योंकि इसके पैसे और वो अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी लाने का पैसा नहीं, अमेरिका भी दे देगा। तो अमेरिका के कहने पे भी होगा, अफीम भी मिलेगी, कंट्रोल भी मिलेगा। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने बोला नहीं यार, अब इसको तोड़ना ही पड़ेगा। जब तक ये केपीके का हिस्सा अप टू मरगला हिल, जब तक ये हमारे पास नहीं आता, तब तक हम इस हाफ कंट्रोल से खुश नहीं है। जो आधा कंट्रोल है नहीं है, गवर्नर हमारा टैक्स ले रहे, कहीं पाकिस्तानी आर्मी कहीं कैंट है, नहीं, पूरी निर्णायक लड़ाई करनी है, पूरे केपीके को लेना या लिबरेट करने का समय आ गया है। ये उन्होंने पूर्ण घोषणा की है। इसीलिए टीटीपी का लफड़ा है। मेन अगर आप संजय सर जाएंगे बैकग्राउंड में, एक अफीम है, नार्को डॉलर है, फिर है पावर, कि कौन किसका पावर लेगा। क्योंकि तालिबानी कहते हैं अब तो यार हम मारने काटने वाले रहे नहीं, अब तो हम मंत्री बन गए भाई, अब तो हम पॉलिटिशियन बन गए, अब हम बंदूक चलाने का काम नहीं करते, अब हम डील्स की बात करते। और हाफिज सैयद जो है उसकी समस्या ये है कि उसे पता है उसे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट आईएसआई कभी नहीं रखेगा, वो हमेशा किराए का टट्टू रहेगा, वो हमेशा गंदा काम करेगा। उसने अपने बेटे को पीछे चुनाव लड़वाया था, वहां कुछ हुआ नहीं, तो वो भी सोच रहा है यार अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी रेलेवेंस बढ़े, कहीं पे मेरी नीड बढ़े, मेरी जरूरत बढ़े। तो वो कह रहा ठीक है हम ये वाला काम कर लेंगे, इससे हम सशक्त हो जाएंगे। हम सशक्त हो जाएंगे तो कल को अगर तालिबान वहां बैठ सकता है तो हाफिज सैयद 10 साल 20 साल बाद यार कल को हम जैसा भी तो कोई यहाँ बैठ ही सकता है। ऐसा पाकिस्तान में क्या है जो अफगानिस्तान में नहीं था। तालिबान भी तो पहले हम जैसे ही थे, अब तो वे टाइम वो पॉलिटिशियन बन गए, संतरी मंत्री बन गए। भाई हम कब तक ये कट जिहादी रहेंगे?
तो उनकी भी एम्बिशंस है, क्योंकि पॉलिटिकली उन्हें जगह मिल नहीं रही। वहां तालिबान वो देख रहा है भाई ये कर रहे, तो तहरीक तालिबान का फरमान आता कि हम पूरा केपी के लिबरेट कर रहे हैं, ना ये इनको मरगला हिल में खेती करने देंगे, ना इनको ये सराइकी बेल्ट में खेती करने देंगे, और बलोचिस्तान में अगर इनका इरादा वो नहीं होगा, सिंध में शायद ये कुछ कर पाए। तो अब जो हमारे मुनीर साहब हैं जनाब, जो अपने आप को क्या कहलवाते हैं, वो अपने आप को पसंद कहते कहलवाना हाफिज जी, हाफिज हाफिज साहब अपने आप को कहते हैं, मुझे हाफिज साहब बोलो। हाफिज साहब का इस्लामिक मॉडल है, हाफिज हाँ कुरान, बिल्कुल सर। हाफिज साहब का इकोनॉमिक मॉडल है अफीम के दम पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करना। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रिवाइव होगी नशा बेच के, मतलब नशा जो और ये बेच के रिवाइव होगी। बट अफगानियों में आया एक एंगल बड़ा अच्छा समझ आया सर। अफगानियों को किसी ने समझाया, कहते मैंने सुना कुछ लोग हमारे यहाँ से गए थे समझाने, उन्होंने एक चीज उन्हें समझाई, बोला यार देखो ये अफीम है, ठीक है सर ये अफीम है, कहता है ये जब तुम बेचते हो 100 रुपए किलो बेचते हो, मान लो 100 रुपए किलो, पर जब इसका ड्रग बनता है और ये अमेरिका पहुंचता है, जहां भी पहुंचता है, तो ये 1 लाख रुपए होता है। तुम्हें तो बेटा 100 रुपए मिलते हैं ना, लाख रुपए तो वो पहुंचता है जो मैक्सिको से इसको अमेरिका पहुंचाता है, क्योंकि 90% रिवॉर्ड है ट्रांसपोर्ट का, 90% रिवॉर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोडक्शन मतलब कच्चे माल से ड्रग बनाने तक का इतना पैसा नहीं है, मतलब 10% है। कच्चा माल अगर 10 रुपए का तो ड्रग बन के 100 रुपए का हो जाता, पर लाख रुपए का ये तब बिकेगा, 10,000 का तब बिकेगा जब ये अमेरिका की गलियों में पहुंचेगा, जब वहां तक इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो तुम्हें तो वैसे ही कुछ नहीं मिलना, तो तुम्हारे पास इतने मिनरल है वो बेचो, बड़े काम करो, हथियार बेचो, मिनरल बेचो, ये करो, काहे क्यों अफीम के चक्कर में पड़े हो। और अफीम नहीं है तो आईएसआई के पास नार्को डॉलर नहीं है, नार्को डॉलर नहीं तो दिक्कत है। एक तो यहाँ ये एंगल है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी आपको बड़ी डेवलपमेंट बताता हूं, हमारे हाफिज कुरान आसिम मुनीर मियाँ के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया सर। खतरनाक प्लान ये है, कहता है कि उससे देखिए हमेशा आईएसआई आर्मी के ऊपर रहा है, आईएसआई के पास ट्रेडिशनली अपना बजट रहा है, क्योंकि नार्को डॉलर, फ्लैश ट्रेड, हर उल्टा सीधा काम आईएसआई करता रहा, जिससे उसके कॉफर भरे रहे, खजाना उसका भरा रहा। अब नार्को डॉलर के निकलने के बाद इनको खाने के लाले पड़ गए, इनको तनख्वाह पे जिंदा रहना पड़ता, जो उनकी आदत नहीं है। तो अब इसने क्या किया, इसे लगता है यार ये फैज अमीर को तो मैंने अंदर डाल दिया, इसने मिलिट्री इंटेलिजेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस आर्मी से भी नीचे है, यहाँ आईएसआई आर्मी, मिलिट्री इंटेलिजेंस। इसने बोला मेरा प्लान है मिलिट्री इंटेलिजेंस को मैं आईएसआई के पैरेलल बनाऊंगा, ताकि दोनों में प्रतिस्पर्धा रहे, हु इज बेटर, लेट द बेटर मैन विन। उससे क्या होगा, जो आईएसआई का कंट्रोल है, जो आईएसआई का स्टैचर है, वो डिप्लीट होगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस उठेगी और आर्मी सब दोनों का बाप बन के रहेगी, एक बंदर यहाँ एक बंदर यहाँ, मैं दोनों का बाप बनूंगा। इस चीज से आर्मी में रेजिमेंट है, आईएसआई में रेजिमेंट है, और नदीम अंजुम जो है वो भागता फिर रहा है। अब मैं आपको बताऊं सर, नदीम अंजुम का टेन्योर खत्म हो रहा है नवंबर में। अब देखिए पीछे कुछ टाइम से वो गायब था, फिर लंदन में देखा, लंदन में देख के वो लॉबिंग कर रहा है MI6 के साथ, CIA के साथ, कि भाई मेरा टेन्योर बढ़ा दो, मैं आपके काम करता रहूंगा, क्योंकि अगर वो रिटायर हो गया तो आर्मी चीफ नहीं बन सकता। अगर रिटायर नहीं हुआ संजय सर और नौकरी में रहा, तो संभावना है कि आर्मी चीफ की लाइन में आएगा। और मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, इसमें मैंने नाम निकाला था, इसका जो डिप्टी है, इसका नाम है फैजल नसीर, नदीम अंजुम का। इसे कहते हैं कि ये बहुत ब्रूटल आदमी है, बहुत ही गंदा और बहुत ही कमीना आदमी है। ये वही आदमी है जिसने इमरान खान पे गोलियां चलवाई थी, आपको याद होगा जब उसकी टांग पे गोलियां लगी थी, ये चक्कर में कि नदीम अंजुम को रिप्लेस करके मैं बनूं। और खबरें ये भी आ रही थी कि हो सकता बाजवा भी मतलब ना हाउस अरेस्ट हो जाए, ऐसी संभावना भी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, संभावना है। अब ये फैज नसीर बनना चाहता है, बट ये इतना ब्रूटल है, इतना ब्रूटल है, इससे लोगों को डर लगता है कि ये ऐसा कुत्ता है जो अपने मालिक को भी काटता है, तो इसको, इसके गले में कैसे कॉलर बांधा जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो यहाँ ये है। और आजकल इनके यहाँ जो एक नया रूल चला है मुनीर के अंडर, प्रमोशन उसकी होगी, बड़ा पोस्ट उसको मिलेगा जो जितना ब्रूटल होगा। मतलब तूने कश्मीरी कितने मारे बता, तूने बलोच कितने मारे, तूने सिंधी कितने मारे, तूने पठान कितने मारे, जितने ज्यादा कत्ल तूने किए हैं, जितना ज्यादा खून तेरे हाथों पे है बेगुनाहों का, उतना बड़ा अफसर है तू। तेरे में मिलिट्री स्किल है नहीं है, डजंट मैटर, तुझे कुछ आता नहीं आता, डजंट मैटर। हाँ अस्सलाम वालेकुम वगैरह करता रहे, थोड़े 2-4 कुरान के आयतें याद कर ले, बट कितना बड़ा दरिंदा है तू, कितने बेगुनाहों का खून बहाया तूने, दैट इज द क्राइटेरिया टू गो अप। क्योंकि समस्या ये है, आज इनको सबसे ज्यादा डर लगता है KPK से, बलोचिस्तान से। सर 200-250 लोग जिस आर्मी के एक दिन में मर जाए बलोचिस्तान में, तो डर तो उसको लगेगा ही। तो कह रहा है यार ये नॉर्मल मिलिट्री तो है नहीं, अब तो या तो वो जिएंगे या हम जिएंगे, या हम उनके 100 लोग मार दें, नहीं तो वो हमारे 25 लोग मार देंगे।
इस प्रकरण से लड़ने के लिए अब यहाँ प्रतिस्पर्धा लगी है, और प्रतिस्पर्धा में इनको टारगेट दिया जाता है कि भाई तेरा टारगेट इतने था, कितने मारे तूने, कि 25 मारे तूने, कहना नहीं साहब, कह रहा यार उनकी न्यूज आती है उन्होंने हमारे 250 मारे, हमारी न्यूज आती है हमने 5 मारे, कहाँ 250 कहाँ 5, लोग तो हमें गाली देंगे। अगर लोग हमें गाली देंगे तो ये जो अस्करी है, बहरिया है, जो फौजी फाउंडेशन है जिसमें $36 बिलियन का प्रॉफिट है, ये कहाँ से चलाएंगे, कहाँ से हम कंट्री पे स्ट्रैंगल होल्ड रखेंगे, कहाँ से ये बताएंगे कि ऊपर खुदा नीचे फौज, ये तो होगा नहीं। और पाकिस्तान तो ऐसी कंट्री है सर जहां कंट्री तो गरीब है पर फौज बहुत अमीर है। तो ये एक वर्चस्व की लड़ाई है, कंसोलिडेशन ऑफ पावर है, और यहाँ पर मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। तालिबान कहता है नाउ और नेवर, तहरीक तालिबान ने अनाउंस कर दिया हम तुम्हें मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। और याद कीजिए संजय सर, इन्होंने फैज हमीद पर आरोप लगाया था तूने बलोचों की और तहरीक तालिबान की दोस्ती कराई है, तू हमारे ऑपरेशन स्कटल कराता है। अब पीछे जो बानू में हुआ, जब 200-250 लोग इनके मरे, बन्नू में, तब तो फैज हमीद जेल में था। अब सवाल ये भी है, अगर फैज हमीद जेल में था, क्या जेल में बैठा बैठा फैज हमीद नजीर अंजुम से ज्यादा पावरफुल है? क्या फैज जेल में बैठा बैठा फैज हमीद वो करा पा रहा जो खुल के नदीम अंजुम ग्राउंड पे नहीं कर पा रहा? तो इसीलिए अब ये जो नया है फैज नसीर, ये कहता साहब इसको छोड़ दो, मुझे मौका दे दो, देखो मैं क्या करूंगा, मैं देखो कितने मारता हूं, अगर वो हमारे 100 मारेंगे मैं जाके 1000 बलोच मार दूंगा। मतलब इनका ये है, मतलब इट नाउ दे आर काउंटिंग डेड बॉडीज की, अगर हमारे 100 मारे साहब हम तो जाके 1000 बलोच मार देंगे, हम तो 500 बलोच मार देंगे, आप हमें मौका दें। तो मतलब खून की होली, खून का खेल जो है लिटरली वहां खेला जा रहा है, बिकॉज नाउ और नेवर। क्योंकि पाकिस्तान, अमेरिका ने भी आसिम मुनीर को बोल दिया, बोलता बेटा तेरे पास 3 न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हैं, ये जरा जमा कर दे, और ये जितनी रेकोडेक वीकोडेक की मायने हमें दे दो, हमें ग्वादर चाहिए, ग्वादर का एयरपोर्ट तो हमारे पास है, हमें ग्वादर का पोर्ट भी चाहिए। तूने चीनियों ने पीछे खड़ा किया था किसको, क्या नाम है उसका, जो आईएसआई का चीफ अंदर है, फैज हमीद को, उसका हमने टेक ओवर कर लिया, बट नाउ वी वांट यू टू डिलीवर। तेरा मेंशन वर्जीनिया में है, तूने सबसे महंगा मेंशन ले रखा वर्जीनिया में, रिटायरमेंट के लिए तू वर्जीनिया आएगा, हम तुम्हें खाद पानी देंगे, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा ईरान से युद्ध होने वाला है, एंड वी वांट पाकिस्तान टू डिलीवर। अब ये यहां भी मरा, वहां भी मरा, और ओवरऑल मरता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए जब मैंने कहा कि लाश को हमने दफन कर दिया, अब भूत घूम रहा है, अब भूत की मैयत बना के एक बड़े वाला पत्थर रखना ताकि उस कब्र से भूत भी ना निकले। ये है सर इनकी ओवरऑल जो, अब मतलब एक समरी से लोगेंगे व्हाट इज हैपनिंग देयर। नहीं, वो समरी तो आपकी ठीक है, लेकिन इसमें मैं 2-4 मुझे जो है वो डाउट्स लगते हैं। वो डाउट्स, एक पहला तो ये लगता है कि आप कह रहे हैं कि साहब कि ये ब्रूटैलिटी से जो है वो इफेक्टिवनेस मेजर करते हैं, प्रमोशन मेजर करते हैं, लेकिन वो बलोचिस्तान में जो हमले हुए, उनके हुए तो 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। वहां तो इनकी अभी तक फटकने की हिम्मत ही नहीं पड़ी है। वो सारे एरियाज अभी भी इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जो बेला में जो हुआ था, बेला ही नाम है ना उस जगह का, जहाँ बेला से एक एंटर बानू, करते हैं। हाँ नहीं, बन्नू तो ऊपर है, वजीरिस्तान में है, साउथ वजीरिस्तान में है। वो नहीं, इधर से तो जो कराची की तरफ से जो एंट्री करते हैं हैदराबाद की तरफ से, लास बेला जिसको बोलते हैं, तो जो एक पहले पुराने जमाने में वो एक स्टेट हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट, तो जी वहां से, और जो आपके बलूचिस्तान के बीच में जो एरियाज जो उन्होंने किए थे, तो अभी भी वहां से वो कंटोनमेंट्स के अलावा तो पाकिस्तान का कहीं कंट्रोल अभी भी नहीं है। तो हफ्ते भर नहीं में है। किया क्या? लोग तो कह रहे हैं कि साहब कि फौज ने जाने से मना कर दिया है, और आप कह रहे हैं ब्रूटैलिटी से मेजर करेंगे। ब्रूटैलिटी तब करेंगे ना जब उतरेंगे जमीन पे। सर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कहूंगा सर, हमें ब्रूटैलिटी थोड़ी ना मेजर करनी है बीएलए से लड़के, या हमें ब्रूटैलिटी मेजर नहीं होगी हमारी मजीद ब्रिगेड से लड़के। हमें तो बेगुनाह औरतें बच्चे पकड़ने बलोच होने चाहिए। अगर 200-400 2 5 10 20 को मार दो, हमें तो लाशें गिनानी है ना। हमने बीएलए से नहीं लड़ना, हमने मजीद ब्रिगेड से नहीं लड़ा, वहां तो अपनी औकात ही नहीं जाने की। हम तो कहीं बलोच पकड़ मिल लिया, कोई औरत मिल गई, रेप कर दिया, कोई बच्चा मर दिया, मार दिया, कोई नौजवान मर गया, उसको गोलियां मार दी, बोले ठीक है जी उन्होंने 100 मारे, हमने भी 10 मारे, फिर बोलेंगे ये सारे आतंकवादी थे। मतलब वहां तो आपकी बात ठीक है, वहां तो जाने की हमारी औकात ही नहीं है ना। अब ये जो फैज नजीर जैसे लोग हैं जो इमरान खान पे गोलियां चला सकते हैं, तो अब ये कहते हैं साहब हमें काम दे तो हम आगे करेंगे, नदीम अंजुम नहीं कर पा रहा। देखिए अल्टीमेटली ये बेगुनाहों को मारेंगे,
सिविलियंस को मारेंगे और वहां फिर ये लाशें गिनाएंगे, क्योंकि सर न्यूज आती है उन्होंने 250 मारे और तुमने कितने मारे, तुमने 5 मारे, 2 मारे, कहते भाई तुम कर कह रहे हो। अगर आप देखेंगे अभी पूरी आर्मी का जो स्ट्रक्चर है संजय सर, वो पाकिस्तान में गिरता नजर आ रहा है और इतना गिर चुका है कि हालत खराब है। अब बोलेंगे अब इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ देखिए, 2 दिन पहले मियां मुनीर, जो उसका डिफेंस डे था, 58 डिफेंस डे, अचानक हाफिज कुरान को एक सवाल याद आया, एक किस्सा याद आया, भूला हुआ किस्सा याद आया। कहता कि अपना तकरीर कर रहा था और तकरीर में इसने करते 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 आया कारगिल पे। कहता जी हमने कारगिल की जंग लड़ी है। अब तक तो इन्होंने हमें ये कहा था, हमें तो पता ही नहीं, वो तो मुजाहिद थे, वो तो हमने पता ही नहीं जी, पाकिस्तान की आर्मी तो थी नहीं। और इसने ये भी कहा कि हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। जो हमारा दावा था 3000 से ज्यादा सिपाही हमने पाकिस्तान के मारे हैं कारगिल में, अब तो ये खुद कहता हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। और याद कीजिए संजय सर, जो कारगिल में लोग मरे थे उनकी लाशों का इस्लामिक तरीके से ब्यूरियल हमने किया था। ये लोग अपने सिपाहियों की लाशें भी छोड़ गए थे, उसमें शायद 2 कैप्टन एक मेजर भी था जिसकी लाश ये छोड़ गए थे। ये तकवा ईमान जहार फिजिबिल्लाह वाले लोग अपने लोगों की लाशें छोड़ गए थे और सोचते ये काफिर हिंदुस्तानी, ये इनफिडल्स, ये इनका इस्लामिक तरीके से बुरियल करेंगे, इनका इस्लामिक तरीके से इनका क्रियाक्रम करेंगे। अब 25 साल बाद इसको याद आया, नहीं करना जी चाहिए, नहीं करना चाहिए था, बट हमने कर दिया ना, गलती हो गई। तो नहीं तब की गलती सरकार, देखिए क्या है कि ये बड़ी गलतफहमी है, गलतफहमी कह लें या उनकी जो उनके दीन में जो बताया जाता है वो ये है कि साहब के जो जिहाद करते हुए जो मरेंगे वो जन्नत को जाएंगे, लेकिन उसमें एक नेसेसरी कंडीशन है। मतलब जिहाद जो है वो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। वो सफिशिएंट कंडीशन बनने के लिए उसमें ये है कि साहब के वो उसका जो है वो बेरियल होना चाहिए। अच्छा आप जिहादियों को बेरियल कर देते हैं, उससे उनकी जो दीनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है, जो सफिशिएंट कंडीशन है वो नहीं करना चाहिए। देखिए टेरर हैज नो रिलीजन, ये तो यूएन ने भी कह दिया, अमेरिका बहादुर ने भी कह दिया और राहुल गांधी ने भी कह दिया और अखिलेश बाबू ने भी कह दिया और वो द्रविडियन वाले हैं उन्होंने भी कह दिया कि सब टेरर हैज नो रिलीजन। तो बिल्कुल इसलिए सही जो भी बात। टेररिस्ट हो उनको आप भारतीय परंपरा से उनका आप अंतिम संस्कार करें, तो उससे कम से कम वो जो जन्नत वाला मामला है वो अट्रैक्शन तो खत्म होगा कि भाई क्या करेंगे भारत में जिहाद करने जाके, वहां मारे गए तो वो तो जला देंगे और हमारा जन्नत का पासपोर्ट जो है वो रद्द हो जाएगा। ये तो करना चाहिए भाई कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, इसी इसी संदर्भ में मैं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट याद दिलाया। मेरी किसी एक महानुभाव से बात हो रही थी और उसने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया जो मैं जयपुर डायलॉग के माध्यम से नेशन के सामने रखना चाहूंगा। उसने कहा सुमित भाई आप ऐसा करो, जितने आपके आर्मी है, एसएफ है, या जितने भी आपके आरआर वाले हैं, कह रहे इसमें एक एक महिला को जरूर आप भर्ती करें। मैंने कहा काहे को? कहता जब किसी जिहादी को गोली वोली लगे तो आखिरी गोली जो एक महिला के हाथ से चलवाइएगा, पिस्टल से या क्लाशनिकोव से, जिससे भी। कहता अगर महिला के हाथ से मरा तो जन्नत तो सवाल ही नहीं उठता, जन्नत की टिकट कॉन्सेप्चुअली कट जाएगी। कह रहा आपको अगर आप ये एक काम करें, एक एक महिला की भर्ती कर दे अपने फोर्सेस में, बस आखिरी गोली उससे चलवानी है, लो जब जान निकले, जब प्राण निकले तो वो गोली महिला चलाए। कह रहा उससे जन्नत का टंटा ही खत्म, हूरों का चक्कर ही खत्म। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। कह रहा कि जहां महिला का हाथ लग गया वहां जन्नत की टिकट जीरो, बड़ा सन्नाटा। ये भी अच्छा सुझाव है सर। तो दोनों सुझाव मिलकर 1965 की लड़ाई में भी 1971 की लड़ाई में भी टैंक में जैसे ही आग, अगर मान लीजिए गोला लगा, ऐसा शेल लग गया किसी टैंक को, तो तुरंत छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि अगर उसमें आग लग गई और वो आग में जल के मर गए तो फिर दोज़ख में जाएंगे। बिल्कुल तो जन्नत इसलिए खत्म। हाँ, तो इसलिए आप आग्नेयास्त्र का प्रयोग करें, और आग्नेयास्त्र जब आप चलाएंगे पूरा का पूरा पाकिस्तान सरेंडर करके खड़ा हो जाएगा कि भाई हमको आग से मत मारो। और ये जो कश्मीर में आजकल ये जो एक वो एसएफ के पास वो है सर, वो क्या कहते हैं, वो फ्लेम गन कहते हैं, उसे 1000 डिग्री की फ्लेम वो छोड़ता है, और अगर आप दीवार के पार भी हो, कहते एक आध बार जो टेररिस्ट मरे थे तो उनके क्लाशनिकोव की केवल नली बची थी, बाकी पल्प बन गया था,
सारा ना पल बन गया था। मुझे लगता है ये फ्लेम गन्स का भी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, और क्या कि ये जो जहाद में जो फ्रूट्स ऑफ जहाद है, इसके लिए कोई जहाद करने ही ना आए। और आप एक बार बताइए, ये जो आसिम मुनीर था, इस पे वापस आते हैं संजय सर, 20-25 साल पहले ये मेजर होगा, लेफ्टिनेंट होगा, कुछ ऐसे ही होगा। 25 साल बाद आप देखिए आदमी कितना झूठा और मक्कार है। 25 साल बाद इसे याद आए, इसका भी कोई संगी साथी जानकार कारगिल में तो मरा होगा, 3000 लोग मरे, खुद कहता हजारों लोग मरे। और अब 25 साल बाद जब इसकी अपना फायदा, जब इसका अपना फायदा, क्योंकि आर्मी की रिप्यूट खत्म हो रही है, सब लोग कह रहे यार वो तुम्हारे 200-200 लोग मारते, तुम क्या कर पाते हो, तुम्हारे पास टेरिटरी नहीं, एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया। अब इसने नया पैंतरा चला दिया, कहता है जी पाकिस्तान से है आर्मी, आर्मी से है पाकिस्तान। मतलब अगर पाकिस्तान नहीं तो, अगर आर्मी नहीं तो पाकिस्तान तो है ही नहीं भाई। 65 की जंग, और ये जो अभी जिन कबाइल 48 की बात कर रहा था, ये तो हमें तो आज तक ये बताया गया था, हमारी सरकार ने तो कबाली आए थे। अब ये तो कह रहा है वो पाकिस्तान की आर्मी के रेगुलर्स थे, आफरीदी ट्राइब के पाकिस्तान की आर्मी के रेगुलर थे। ये जहां का ये शायद आफरीदी है, इसके बाप दादा थे, इसके दादा को निशान पाकिस्तान या कुछ गाजी पाकिस्तान खिताब भी मिला था कबाली रेड करवाने के लिए। जो क्रिकेटर है ना आफरीदी, और इसके जितने यहाँ दोस्त हैं, जितने यहाँ इसके चाहने वाले हैं, तुम्हारे परम मित्र के दादा को गाजी पाकिस्तान मिला था कश्मीर में आके हिंदुओं को मारने के लिए, महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए और आगजनी करने के लिए। और अब इसका जो एक्नॉलेजमेंट है आसिम मुनीर कर चुका। आज कहता वो रेड भी हमने कराई, वो कोई ट्राइबल नहीं थे, वो उन्होंने खुद नहीं किया, वो भी आप पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर थे। और आगे कह रहा अब भी दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हमारी हजारों जानें कुर्बान हो रही है। यानी कि 48 से लेके अब तक अगर पाकिस्तान खड़ा है, किस लिए खड़ा है? बिकॉज आर्मी ने हजारों जानों की कुर्बानी दी है, इसलिए खड़ा है। और लास्ट चीज, जाते जाते छक्का मार गया सर। छक्का क्या मार गया? हमने ये सब किया इस्लाम की रक्षा के लिए। वाह वाह वाह, इस्लाम वाला एंगल एंड में डाल गया। मतलब लोगों का जब फुद्दू बनाना हो, सॉरी इट्स नॉट अ प्रॉपर वर्ड, बट कैसे ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों का, एंड में अपनी इनकम्पिटेंस को छुपाने के लिए इस्लाम का वर्ड है। हम इस्लाम की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे थे। मैं आज पूछता हूं, जिन लोगों को तुम यहां कारगिल में छोड़ गए थे गिद्धों का खाने के लिए, वो भी इस्लाम में लिखा है क्या आसिम मुनीर? जिन लोगों को छोड़ गए थे काफिरों के हाथे कि वो इनको जलाए या इनको किसी खड्डे में डाल के उनका ब्यूरियल कर दे, वो भी इस्लाम में लिखा क्या? इस्लाम में ये भी लिखा क्या 25 साल बाद तुम्हें याद आएगा कि हमने पीछे लाशें छोड़ी थी? और जिस दिन तुम्हारी औकात गिर जाए, जिस दिन तुम्हारी फौजी फाउंडेशन की क्या प्रॉफिट गिरने लगे, उस दिन बोलो इस्लाम के लिए हम लड़ रहे थे, इस्लाम के लिए हम गाजी। जब इस्लाम के लिए लड़ रहे हो तो यहूदियों को मोटार क्यों बेचे? इजराइल को मोटार क्यों बेचे तूने? तू तो इस्लाम का बहुत बड़ा सिपाही है, यहूदियों को मोटार क्यों बेचे बता? Why were you selling motors to Yahudis? बताओ। ये इस्लाम सब बकवास है। यू आर इन बिजनेस ऑफ जहाद, यू आर इन बिजनेस ऑफ जहाद। तुम जहाद का कारोबार करते हो, मौत के सौदागर हो तुम लोग। और तुम लोग ऐसे लोग हो जो अपनी माएं, बहनें और बेटियां भी चीनी को बेचते हो। सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट कहना पड़ेगा, चीनियों को बेचते हो, अपनी बेटियों की दलाली चीनियों को करते हो। चीनी दुल्हे तुम्हारे यहाँ सब आते, चीनी जमाई तुम्हारे आते, और यार हमें इस्लाम की बड़े बड़े फलसफे पढ़ाते हो ये टोपी लगा के। और आपको पता है सर जीएचक्यू में ये क्या करता है? जीएचक्यू में जब ये मीटिंग होती तो 2-4 कुरान की आयतें पढ़ के सुना देता, और जो उसके जनरल होते हैं वो ताली बजाते हैं, वाह साहब, वाह वाह हाफिज साहब, वाह हाफिज साहब। मैंने कहा इससे अच्छा तो कोई मुल्ला जी को बिठा देते। यार मुल्ला जी तो सस्ते में पढ़ता है, इतनी तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। अगर कुरान की आयतें यार कुरान की तकरीर करानी हो मेरे को बैठा दो, मैं तो बिल्कुल फ्री में। जबरदस्त, आप तो ऑनलाइन ही कर दोगे आप तो ऑनलाइन ही ज्ञान दे दोगे सारा। तो ये आप सर इनकी हिपोक्रेसी समझिए, कैसा मुल्क है और क्या ये चाहते हैं। और वैसे कल राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि भाई पीओके वालों हम तुम्हारे लिए तैयार है, पाकिस्तान तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करता, हम नहीं करेंगे, और तुम देखो तुम्हारा फ्यूचर कहाँ, यहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट देखो, यहाँ क्या, तब से इनके यहाँ हड़कम मच गई है। और बाय द वे एक और पॉइंट था जो मुझे कहना था, इन्होंने फौज की मूवमेंट की है, पीओके से इन्होंने कुछ फौज निकाली है, कुछ को बलूचिस्तान में डाला, कुछ को केपीके में डाला है। भाई देखो अज़्म इस्तेकाम तो मैयत तो निकल गए, वो तो कब्र में चला गया, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ आजकल धारणा ये है संजय सर, जो आप जान के हैरान होंगे और हमारे दर्शक भी, पीओके अब शांति प्रिय एरिया है। पीओके एज पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड इज अ पीसफुल एरिया। तो वहां फौज को कम कर दो और बलूचिस्तान में और केपीके में डालो। पीओके आजकल शांति वाली पोस्टिंग मानी जाती है सब, इट्स नॉट अ वॉर टाइम पोस्टिंग, इट्स अ पीसफुल पोस्टिंग।
और अब जहां जिस लोगों की पीसफुल पोस्टिंग करनी उनको पीओके भेजा जा रहा, जिन लोगों की जो पीस टाइम पोस्टिंग्स में थी उनको उठा के बोला चलो बेटा मरने काटने जाओ, जाओ केपी के जाओ, बलोचिस्तान जाओ, वहां जाओ। और अब आप देखेंगे कुछ दिनों में सिंधु देश से भी बड़ी खबर आने वाली है। ये हालत है आज। पीओके इज अ पीसफुल प्लेस नाउ इन पाकिस्तान। और अब इन्हें जो कल का स्टेटमेंट आया, इनकी इनकी मिर्चें तो ऐसी ऐसी लग रही, इन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हें लग रहा है राजनाथ सिंह जी ने वो मुजीबुर रहमान वाला पत्ता खेल दिया कल। कहता बेटा हम तो तैयार है, देखो तुम्हें करना क्या है। फौज वहां है नहीं, रिसोर्सेज पीओके में है, हमें पानी है, सब कुछ है। और राजनाथ सिंह जी ने जो इनके यहाँ खलबली मचा दी, अब इसको समझ नहीं आ रहा है क्या बचाए। पीओके बचाएगा, जीबी बचाएगा, सराइकी बेल्ट बचाएगा, केपी के बचाएगा, बलूचिस्तान बचाएगा या सिंध बचाएगा? तो रहने के संजय सर, माइनस सुन्नी पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान, सॉरी पंजाब, इसके पास तो कुछ रहा नहीं है। तो ये तो आर्मी चीफ पंजाब का है, ये आर्मी चीफ अभी पाकिस्तान का नहीं। अब हमें प्रोविंसों के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन करना चाहिए, बिकॉज दिस मैन इज नाउ लिटरली रनिंग एंड कंट्रोलिंग पंजाब माइनस सराकी बेल्ट। तो कौन सा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? और जब हम पाकिस्तान की बात करें, मैंने एक सज्जन से ये भी दरख्वास्त की थी, मैं कहा यार पाकिस्तान की बात हमें थोड़ी अदब से करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? मैं कहा देखो भाई, पाकिस्तान में कुछ बेचारे हिंदू भी फंसे हैं, कुछ क्रिश्चियन भी फंसे, कुछ ज्यूज भी फंसे हैं, कुछ सरदार भाई भी फंसे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम पाकिस्तानी मुसलमान की बात करें। 99.99% आतंकवादी है सब कुछ, ये तो पाकिस्तानी मुसलमान ही है ना। लेकिन ना पाकिस्तानी हिंदू आतंकवादी है, ना पाकिस्तानी सिख है, ना पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, ना पाकिस्तानी ज्यू है, ना पाकिस्तानी पारसी। इनमें से कोई आतंकवादी नहीं बना ना। जो भी आतंकवादी बने, जिन्होंने भी खून खराबा किया, ये तो 99.9999% मुसलमान है। तो ये भी हमें क्लासिफिकेशन ठीक करना चाहिए। उसमें से भी कहाँ का मुसलमान? भाई शिया है, सुन्नी है। अब शिया है तो शिया तो ऐसा काम करते नहीं, अब सुन्नी है तो कौन है जी? पंजाबी। मतलब ये सुन्नी पंजाबियों ने जो कत्लो गैरत की है पाकिस्तान में, उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा। और अब नया बिजनेस मॉडल तो मैंने आपको बता दिया, अफीम से हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। बाय द वे संजय सर, कल परसों इन्होंने एक और सुरसुरी डाली थी। एक बड़ी खबर आई जी, पाकिस्तान में बहुत बड़ा तेल का रिजर्व मिल गया है, और ये बलूचिस्तान में जी तेल का रिजर्व मिल गया। तो ये मैंने मना, यार पाकिस्तान में तेल, मतलब मैंने कहा तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है। आप बोलोगे अरे सुमित जी क्या बोल रहे हो? सर वो तो या तो उस पर कब्जा चाइना कर लेगा, या अमेरिका कर लेगा, या ईरान कर लेगा। तो तेल भी निकला हुआ तो तुम्हारे बाप का नहीं है। बाय द वे ये एक सुरसुरी उड़ाई थी इन्होंने। अब आप बात करें पाकिस्तान की औकात की, रिको डेक में दुनिया में वन ऑफ द टॉप माइंस इन कॉपर और गोल्ड है। आज तक कितना कॉपर और गोल्ड ये निकाल पाए? कितना निकाल पाए? ये जाके पत्थर ही तो बेचते हैं, और पत्थर में तो नहीं, मिट्टी के दांव पत्थर बेचते हैं, उसमें से जो बाकी मेटल एक्सट्रैक्ट होता है वो तो कोई और करता है, पैसे तो कोई और कमाता है। भाई जब रिको डेक में तुम्हारे पास हाईएस्ट कॉपर और गोल्ड के रिजर्व थे, जब तुम उसका कुछ नहीं कर पाए आज तक, वो भी तुम्हें अमेरिका कह रहा मेरे हवाले कर लो भाई, तो तुम अगर तेल निकलेगा, फिर एक्सट्रैक्ट होगा, फिर खुदा जाएगा, 5-7 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। तो सवाल है भैया, तुम्हारे पास 10 साल का समय है, मेरे हिसाब से तो तुम्हारे पास 2 साल का समय भी नहीं है, 10 महीने का समय नहीं है। तो ये तो भारत जैसा देश बात करें जो 10 साल आगे, 20 साल, 100 साल की विजन रखता है। तुम्हारे यहाँ तो ये नहीं पता अगला महीना कैसे निकलेगा। और बाय द वे आईएमएफ ने तुम्हारी 7 बिलियन तो रोक दिया फिलहाल उन्होंने भी कैंची मार दी 7 बिलियन पे, तो वो पीछे हट गए। तो अब जब तक तुम अमेरिका की सेवा पानी नहीं करोगे, अमेरिका को चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे, अमेरिका को रिकोडेक नहीं दोगे, चीनियों से अपनी जान नहीं छुड़ाओगे, तुम्हारा कुछ होगा नहीं। और चीनी तुम्हें कह रहे भैया अगर तुमने हमारे पैसे नहीं दिए हम तुम्हारी बिजली काट देंगे। वैसे तुम्हें बिजली की जरूरत नहीं, लालटीन से भी काम चल जाएगा। तो अब मतलब आगे हुआ जी, जो पीओके की बात कर रहे थे, तो पीओके में तो हमारे राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि साहब पीओके हमारे पास आने को तैयार है, लेकिन हाँ, क्या हमें पीओके तो हमें चाहिए, लेकिन क्या पीओके वाले भी चाहिए? सर हमें तो लैंड से प्यार है, लाइबिलिटी से कोई प्यार नहीं है। और लाइबिलिटी तो जहाँ की है वहां जाए। देखिए वहां पंजाबी, पाकिस्तान के पंजाबी आके बसे हैं, ये पंजाबी सुन्नी मुसलमान, ये जाए अपना पंजाब, जमीन छोड़ के जाए। जमीन से तो हमें बहुत प्यार है, लाइबिलिटी से हमें प्यार नहीं, वो तो बहुत क्लियर है। देखिए पीओके में अभी अड्डा बन गया है आपका टेररिस्ट कैंप्स होने का, वहां रिक्रूटमेंट होती है, वहां ट्रेनिंग होती है, वहां हर तरह का उल्टा सीधा काम होता है। इसलिए हमें तो केवल जमीन से प्यार है, लाइबिलिटी से कोई प्यार नहीं है। और ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि भाई जब जमीन आएगी तो लाइबिलिटी तो नहीं आएगी, क्योंकि हम लाइबिलिटी तो नहीं लेंगे। आपको याद होगा एक बार डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कहा था, उनसे ये प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने वो तो हंस के टाल दिया था, बोला अगर ऐसा करोगे फिर तो पूरा पाकिस्तान आके पीओके में बस जाएगा। याद है आपको?
उन्होंने कहा अगर आप ऐसे कंडीशन रखोगे तो पूरा पाकिस्तान आके पीओके में भर जाएगा। भाई कितनों को पालेंगे हम? हमारे बस का तो नहीं है सर। जमीन चाहिए, लाइबिलिटी नहीं चाहिए। जमीन से हमें प्रेम है, लाइबिलिटी से प्रेम नहीं है। और यहाँ पे आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जब ये स्टेटमेंट आया राजनाथ सिंह जी का, सो कॉल्ड जो फॉरेन एडवाइजर है आजकल बांग्लादेश का, ये कह रहा वी आर एस्टोनिश्ड। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसके बाप का क्या गया, तेरे को काय को एस्टोनिशमेंट हो रही है? अरे क्योंकि आपको पता नहीं बांग्लादेश में तो आजकल 370 को हटाने के लिए एजिटेशन हो रहे हैं, 370 को वापस लाने के लिए। सॉरी, वाह, ये तो जबर। और इनका एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सर, जो इनका ये है ना, क्या नाम है इसका, इनका जो डिफेंस एडवाइजर है, आज तो सारे एडवाइजर है वहां पे, डिफेंस एडवाइजर कह रही है अपने हमारी फौज को मैं अपील करता हूँ वो पीठ ना दिखाए। तो भाई ये पीठ किसको दिखाओगे बांग्लादेशियों? किससे डर लग रहा मुन्ना? देखो, अगर जिस दिन भारतीय फौज को वहां आना होगा और जो करना होगा, तुम्हारी औकात तो 1 घंटा खड़े होने की भी नहीं है। तुम्हारे पास जो भी कचरा कूड़ा है और जो पाकिस्तान की गोली है वो तो काम आएगी नहीं बेटा। और मेरा संजय सर अब भी पर्सनली मानना है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरा ये मानना है कि हम बांग्लादेश में आज कल परसों कभी ना कभी हम कुछ एक ऐसा कारनामा करेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी और दुनिया देखती रह जाएगी। मुझे लगता है हम वहां कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे। और ये जो इसका स्टेटमेंट आया है, तुम पीठ दिखा मत दिखाना, तो बांग्लादेश का बॉर्डर ही सर हमसे मिलता है, तो पीठ पीठ किसको दिखाया? एक छोटा सा हिस्सा म्यांमार से जरूर मिलता है, तो पीठ किसको दिखा रहे हो भैया? और ये अब ये मोहम्मद यूनुस का आपने कारनामा सुना, चिटगांव में इसने कहा कि गणपति पूजा नहीं करने दूंगा। ये जो गणेश चतुर्थी गई है परसों, उस पर पूजा नहीं करने दूंगा, पंडाल लगाने नहीं दूंगा। और ये तो अभी ये भी कह रहे कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करो, उसके लिए हम मास मर्डर के लिए हम यहाँ ट्राई करेंगे, और शेख हसीना को बोले तुम भारत में बैठ के मुंह बंद रखो। मतलब चींटी के भी डबल पर निकल आए हैं। देखिए जमाना कहाँ आ गया। अब किया तो हमारे मैंने ये सुना कि अभी तो जो है वो उनके कोई और दूसरे एडवाइजर हैं, उनका आज स्टेटमेंट आया है कि अगर किसी ने दुर्गा पूजा में किसी तरह का व्यवधान किया तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे सर? मैं चलिए बोल देता हूँ। आपको याद है वो लड़का अभी सोशल मीडिया पर था, मंडल, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, 17 साल के बच्चे को उत्सव मंडल, 17 साल के बच्चे को इन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर जहादियों ने मार डाला। भाई क्या कर लिया यूनिस ने? अरे क्या कर लिया यूनिस ने? ओहो, रुकिए भाई, उत्सव मंडल जिंदा है और उसको ये अपना जो है वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो बहुत बड़ा खेल खेला, हमने उसको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया, और उसको मरा हुआ डिक्लेयर करने से जो जिहादी थे वो छोड़ के चले गए, और बाद में हमने उसको मिलिट्री कस्टडी के अंदर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। आज उसका फोटो आया है, वो जिंदा है। देखिए बांग्लादेश की पुलिस कितनी स्मार्ट। अब सर ये तो इन्होंने ही बोला था ना मर गया और लिंचिंग हुई, अब उसकी एक बार बताइए। मर गया था वो, उन्होंने जिहादियों को भगाने के लिए बोला था, जिहादी भाग गए, कह के मर गया, उन्होंने अनाउंस कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने सेलिब्रेशन कर लिया, और सेलिब्रेशन करने के बाद वो चले गए, फिर उसको मिलिट्री कस्टडी में हॉस्पिटल में रखा गया। सर अब जब तक हम उसका वीडियो किया जाएगा, अब जब तक हम उसका वीडियो नहीं, वीडियो आया हुआ है, आज उसके फोटोज आए हैं। अब वीडियो आएगा तो सर तब विश्वास होगा। इनका क्या पता कब झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं। बट एनीवे प्रॉब्लम ये है, अगर एक वेरीफाई कर दिया लोगों ने, तो मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी फौज से या पाकिस्तानी पुलिस से ज्यादा होशियार है ये बंगाल वाले। सर एक बात बताइए, पुलिस स्टेशन में बेचारे को अधमरा कर दिया और ये देखते रह गए, और यही लोग कह रहे हैं दुर्गा पूजा में अगर किसने व्यवधान डाला क्या कर लेंगे ये? पुलिस स्टेशन में तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, और पुलिस स्टेशन में तुम्हें जहादियों को बचाने के लिए एक बच्चे को झूठ बोलना पड़ता। अगर जहादियों का हजूम आ गया और दुर्गा पंडाल पे अटैक करता, क्या कर लोगे तुम? गोली चलाओगे? क्या नहीं चलाओगे? गोली चलाओगे? कैसे रोकोगे उनको? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। मुझे लगता है जो कुछ करना होगा या जो कुछ करेगा भारत को ही करना पड़ेगा, ना अमेरिका करेगा ना कोई करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। और हमें एक हिस्सा काट के हिंदुओं के लिए लिबरेट कराना पड़ेगा, और अगर क्रिश्चियन भाइयों को भी एक छोटा सा हिस्सा चाहिए उनको भी लिबरेट करके देना पड़ेगा। बट क्योंकि ये इनके साथ तो हिंदू नहीं रह सकता सर, इनके साथ हिंदू नहीं रह सकता, वो टाइम खत्म हो गया है। और आप देखिए इनके जो स्टेटमेंट, एक और खबर बताऊं आपको, एक और खबर बताऊं। एक बोंगो सेना है, बोंगो सेना, और वो बोंगो सेना जो है वो जलपाईगुड़ी में एक्टिव है।
जी। और जलपाईगुड़ी में कल उन्होंने बड़ा प्रोसेशन निकाला और ये मांग की है कि 6 जिले, बांग्लादेश के 6 जिलों को मिला के एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और सारे हिंदू जो है बांग्लादेश के वहाँ बसाया जाए। तो वो बेसिकली जो गंगा का जो साउथ का एरिया है, गंगा से साउथ का एरिया, वो पूरा मांग रहे हैं। कह रहे साहब जशोर, खुलना, फरीदपुर और आपके 3-4 और जो 3 और जिले हैं जो सारे के सारे गंगा के साउथ में है, कि साहब ये सारे के सारे जो हैं ये हिंदू देश में कन्वर्ट किए जाएं। ये भी चालू हो गया है। सर प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो यही है। देखिए अगर आप यहाँ तो लोग डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात सब करते हैं, सब अंबेडकर जी का नाम सुबह शाम लेते हैं, पर अंबेडकर जी ने एक बात भी कही थी वो जो सब भूल गए हैं। उन्होंने कहा था जब पार्टीशन हुआ था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कंप्लीट पॉपुलेशन ट्रांसफर होना चाहिए, कहा था नहीं कहा था। ये बात न ये वाला साइड करता ना ये वाला साइड करता। तो उन्होंने तो खुद बोला था यार हिंदू मुसलमान कहाँ साथ रह सकते, कंप्लीट पॉपुलेशन ट्रांसफर करना चाहिए आपको। और अगर ऐसा कोई विचार है तो ऐसा तो हिंदुओं के लिए तो आपको अलग एक हिंदू राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बेचारे कहाँ रह पाएंगे सर। आप बताइए जो उनका साथ शोषण प्रताड़न हो रहा तो कब तक बेचारे सह पाएंगे। अब देखिए हर हिंदू को चाहे वो छोटे से छोटा है बड़े से बड़ा एम्प्लॉय हो नौकरियों से निकाला जा रहा है। हर हिंदू के जो दाना पानी है उसको ध्वस्त करने की कोशिश करिए, दुकान को जला रहे हैं, दुकान लूट रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं। अल्टीमेटली आप दो ही तो विकल्प छोड़ रहे हो ना, या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ। तो ये भी तो एक काइंड ऑफ देखिए ना मॉडस ऑपरेंडी क्या है। अब मतलब वही तो कर रहे हैं, अब हिंदू ही हमें हर जगह निशाने पे है और हिंदू की आशा और अपेक्षा तो भारत से ही है। और किससे हिंदू अपेक्षा करेगा, चाइना तो आएगा नहीं, न रशिया आएगा न अमेरिका आएगा। तो अगर भारत मदद नहीं करेगा तो और मदद कौन करेगा। मुझे लगता है आज नहीं तो कल हमें मदद करनी होगी और मेरा ये अनुमान है कि शायद उसकी कुछ तैयारी वैयारी भी चल रही होगी, क्योंकि ये तो जरूरी है ना सर। आप देखिए मणिपुर में भी आप देखिए परिस्थिति थोड़ी तो विकट होती जा रही है। आप बंगाल में देखिए कोई परिस्थिति हमारे कंट्रोल में तो पूरी तरह से है नहीं। बांग्लादेश में क्या हो देखिए क्या हो रहा है। तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है और हमारे बांग्लादेश का बॉर्डर ही लगता है हमारे 4 स्टेट्स के साथ। तो अगर बांग्लादेश में दिक्कत होगी तो हमारे 4 स्टेट्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो मतलब 4 स्टेट्स वो और ऊपर मणिपुर और पकड़िए तो 7 में से 5 स्टेट तो इम्पैक्ट हो गए, तो लगभग वो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा इम्पैक्ट हो जाता है। और ऐसा तो है नहीं कि ये डीप स्टेट वगैरह वाले चुपचाप बैठेंगे, ये भी तो अपना काम कर ही रहे हैं ना, ये भी तो हमें डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर बात वही है सर कि हम अपने आप को कितना स्टेबल कर पाएंगे, हम अपने बाहुबल पर सैन्य बल पे कितना भरोसा रखते हैं। क्योंकि एक अच्छा पॉइंट के चलिए बाद ये तो आपने बात कर ली, हमारे सबकी हो गई बात। उस चाचा ची क्यों चुप है आजकल? हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने छेड़ दिया सर। चाचा ची का के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है, चाचा ची को लग रहा है कि दिन ब दिन उसके पास समय कम होता जा रहा है। उसका अमेरिका जो उसके आसपास की कंट्रियां हैं वहां अपना वर्चस्व बनाता जा रहा है। अमेरिका भारत के साथ भी अच्छे मित्रता पूर्ण संबंध है और अमेरिका ने कहीं ना कहीं उसके आसपास जितनी भी कंट्रियां उसमें अपना हिसाब किताब बैठाना शुरू कर दिया है। ये जो चाचा ची गायब होता है ये माना जाता है कि ये अपने जनरलों से मिलता है, अपने कर्नलों से मिलता है। ये एक बड़े युद्ध का व्यूहरचना कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि भाई अगर इकोनॉमी युद्ध कर लो और फिर इकोनॉमी ध्वस्त हो गई तो ही हैज अ चांस टू कम बैक, कम्युनिज्म हैज अ चांस टू कम बैक। अगर इकोनॉमी पहले ही बैठ गई फिर तो युद्ध करने की हालात में भी नहीं रहेंगे। तो ये जो गायब होता रहता है ये अपना चुपचाप युद्ध की तैयारी कर रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। इसे पता है वॉर इनएविटेबल है, ये वॉर तो होके रहेगी। और साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ ताइवान में आज कल परसों जब भी है एक लड़ाई होगी, बड़ी लड़ाई होगी और अमेरिका के साथ इनको एक बार भिड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों जिंदा नहीं रह सकते। और खासकर अब आप देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप का कल एक स्टेटमेंट आया, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर किसी ने डिडॉलराइजेशन की तरफ गया मैं 100% दूंगा उस कंट्री पे। अब देखिए मैं जो आपको हमेशा से कहता था सर, डिडॉलराइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट ये अभी हाल फिलहाल में नहीं होने वाला। 82% दुनिया का ट्रेड अब भी डॉलर से होता है एज ऑन डेट। हाँ ये धीरे धीरे होगा, इसमें टाइम लगी, कल परसों होने वाली बात नहीं। अब उसने मान लीजिए कल को 100% टैरिफ की बात बता रहा है, तो अब बताइए कौन कंट्री विल वॉक द ट्रैप, हु वांट्स टू बेल द कैट। कोई कंट्री करेगी नहीं भाई, और अगर कोई कंट्री करेगी नहीं तो दिक्कत तो है ही। और जहां तक अमेरिका की बात है, अगर मैं आपको बता दूं, डुअल यूज इक्विपमेंट को लेकर भारत को धमकी दे चुका है।
और अमेरिका का जो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर है, डिप्टी सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन को चिट्ठी लिख चुका है, कहता भाई देखो ये जो तुम्हारा की एक्टिविटी रशियन मिलिट्री इंडस्ट्री के साथ ना हो, नहीं तो तुम्हारे एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं और तुम्हें स्विफ्ट से निकाल सकते हैं। ये चिट्ठी भी आ रखी है यहाँ पे। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है तो डीडॉलराइजेशन कहां से होगी? मैं तो हमेशा से यही कहता था कि अगर पुश कम्स टू शव, अमेरिका को एक आध दो कंट्रियों को निकालना भी पड़ेगा, दे विल टेक देम आउट टू कीप द डॉलर का जो डोमिनेंस है इंटैक्ट है। तो जो लोग कहते थे ब्रिक्स करेंसी डॉलर को हटा देगी, ब्रिक्स करेंसी आएगी, मैंने कहा यार इतना आसान नहीं है इसको हटाना। हाँ ये 60-40 पे आएगा, हो सकता है एक दिन 55-45 पे आए, एक दिन हम हो ना 50-50 पे आए, एक दिन 45-55 पे आए, कि ऐसे जाएगा। बट हाँ आप इसको ऐसे निकाल के ऐसे कर दोगे, ये संभव नहीं है, ये अब भी संभव नहीं है, क्योंकि हम एक चीज बोलते हैं सर, सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर और फायर पावर अमेरिका के पास है, सबसे ज्यादा लोग मारने का रिकॉर्ड भी अमेरिका के पास है, सबसे ज्यादा कंट्रियों पर बमबारी करने का रिकॉर्ड भी अमेरिका के पास है, और सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी ने मुसलमान मारे हैं वो भी अमेरिका ने मारे हैं। ये भी एक बात है, सबसे ज्यादा दूसरी कंट्री में इंटरवीन करने का काम उन्होंने किया है। तो और दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब डालने का काम भी अमेरिका ने किया है। तो अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, कोई ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा तो है नहीं। तो वैसे उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए, इफ दे वांट टू प्ले डर्टी, ये तो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो ऐसे में मतलब इट्स नॉट सो इजी। हाँ धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा करके टेरिटरी ले सकते हो, अपना वर्चस्व बढ़ा सकते हो, बट इनको रिप्लेस करके बैठ जाओ, मेरे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल है। और चाइना बस एक सेकंड, चाइना इतना आगे जा चुका है सर, चाइना के लिए वापस आना संभव नहीं है। और मैं आपको एक लास्ट सेंटेंस बता दूं, अभी जो अमेरिका ने न्यूक्लियर स्ट्रेटजी डॉक्ट्रिन होता है, इनका 4 साल में बनता है, जो उन्होंने रिवाइज किया संजय सर, अभी उन्होंने उसमें चाइना को नंबर 1 एनिमी डिक्लेयर किया। ये डॉक्यूमेंट 4 साल बाद ही रिव्यू हो सकता है, चाहे कमला बहन जी आए या चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए। नोबडी कैन रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट बिफोर 4 years। तो 4 साल तक अमेरिका की न्यूक्लियर पॉलिसी इज फोकस्ड अराउंड चाइना। चाइना इज द नंबर 1 थ्रेट। ऐसे में शी जिनपिंग के लिए यू टर्न का तो विकल्प ही नहीं है ना सर। जी हाँ, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन अमेरिका ने तो खुद की हाराकिरी कर ली ना। हाँ आप ये देखिए, रशिया के ऊपर इतनी सारी सैंक्शंस लगाई, तो रशिया तो पूरी तरह से डी-डॉलराइज हो गया, और बाकियों ने भी अपने अपने जो करेंसी रिजर्व्स हैं वो गोल्ड में कन्वर्ट करने शुरू कर दिए, भारत ने भी कर दिए। तो ये दोनों तरफ से चलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, आप जो है वो नहीं लेंगे, आपको क्रिटिकल इंजीनियरिंग गुड्स आपको इंडिया से नहीं चाहिए। चाइना भी तो युआन में ट्रेड कर रहा है, और चाइना का युआन ट्रेड जो है वो गल्फ से बहुत बढ़ गया है। भारत ने भी अब यूएई से रुपये में ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो आप चाइना को बंद कर दोगे, प्लस इंडिया को बंद कर दोगे, तो फिर गुड्स लाओगे कहाँ से? यूरोप से ले आना, यूरोप से 4 गुने दाम पे आएगी, या बांग्लादेश, या कैपेसिटी बांग्लादेश की, या वियतनाम, वहाँ क्या करोगे? ये तो खैर ट्रंप को तो आप जानते हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाला है। देखिए ये धीरे धीरे इनका अभी भी 82% डॉलर, ये धीरे धीरे कम होगा। जो हम कह रहे हैं ना कि ये बंद करके वो शुरू कर देंगे, मतलब इट विल नॉट बी अ प्लग एंड प्ले। नहीं, ये तो नेचुरली इट हैज टू बी ग्रेजुअल। लेकिन 2030 तक 50-50 वाली सिचुएशन आ सकती है। हाँ 30-35 के आसपास हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं, मतलब 30-35। इनका जो ये डॉलर जो है, इसको आर्टिफिशियली जो ये प्राइस करके रखते हैं, उसकी वजह से दे सक आउट द वर्ल्ड्स रिसोर्सेस। बिल्कुल सर, इन्फ्लेशन इनके यहाँ जनरेट होती है पैसा छाप के। ये क्या करते हैं, डॉलर रोकते हैं। जब डॉलर कुछ दिन तक ये रोकते हैं, लोकल करेंसी डिप्लीट होने लगती है। जब लोकल करेंसी डिप्लीट, तब ये डॉलर छोड़ते हैं। तो इन्फ्लेशन जो मेरे यहाँ कैश छपने से बना, मैंने सब जगह ट्रांसफर कर दिया। इनका काम करने का तरीका यही है, डॉलर छापते हैं और दुनिया में अपनी इन्फ्लेशन जनरेट करके दुनिया में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये तो इनका शुरू से मैकेनिज्म रहा है। बट अगर आप देखिए ना, द ओनली वन थिंग विच इज इन देयर एडवांटेज इज कि इनकी ब्रूटैलिटी बहुत है। ये जिस हराब से ये दुनिया में दादागिरी करते हैं और दुनिया में ये चीजें कर रहे हैं, आप देखिए अल्टीमेटली पूरा मिडिल ईस्ट इनके सामने बोल तो पाता नहीं, कोई नहीं बोल पाता सर। अल्टीमेटली जब अमेरिका का एक आप देखिए, इन्होंने इब्राहिम लिंकन को डॉक किया कतर में,
तब तो कतर बहुत कह रहा था मेरी जमीन को यूज नहीं करने दूंगा, आगे इजराइल, ये वो, इधर उधर। कुवैत भी कह रहा था। इब्राहिम लिंकन जब से वहां आ गया, सबके मुंह बंद हो गए, कोई बात तक नहीं कर रहा, मुंह ही नहीं खुल रहा कोई। आप बताइए। और एक और बात आपको संजय सर मैं बताऊं, ये जो रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट है, आपने इसमें एक चीज नोट की हो संजय सर, पूरे 54 मुसलमान ममालिकों में से एक भी नहीं कहता ये लड़ाई रुके। पता क्यों? ये सोचे क्रिश्चियन एक दूसरे को मार रहे तो मारने दो। एक देश भी नहीं कह रहा यार ये लड़ाई रोको। हम कोशिश कर रहे हैं या कोई और कोशिश कर रहा, मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, पर ये देखिए 54 मुसलमान मुल्क है, एक ने भी मुंह नहीं खोला ये लड़ाई रोको। क्यों? सीधी सी बात है, कह रहे हैं ये क्रिश्चियन मार रहे हैं ना एक दूसरे को, ये भी क्रिश्चियन वो भी क्रिश्चियन, मारते रहो, अच्छी बात है। तो यहाँ ये दुनिया उन्होंने तो गाजा पे भी नहीं खोला मुंह। गाजा में बेचारे मुंह खोल के क्या करेंगे? मतलब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आगे, देखिए यमन थोड़ा बोला था, फिर इजराइल ने एक दिन उठा दिया अपने जहाज और यमन का एक पूरा पोर्ट बर्बाद कर दिया। और यहाँ बाय द वे अभी जो हिजबुल्लाह की कई हजार साइटों पे उन्होंने अटैक किया 10-15 दिन पहले। अब हिजबुल्लाह ने रिटर्न में क्या किया? सर बकवास तो बहुत कर रहे थे, 300 खटूशा रॉकेट चलाए। अब भाई यही तुम्हारा रेजिस्टेंस, तुम्हारी हजारों साइटें आके इजराइल बर्बाद करके और 300 खटूशा रॉकेट चला दिए तुमने, ये तुम्हारा रिटेलिएशन है। ये मान लीजिए कि हमने जाके बांग्लादेश को ठोक दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 300 वो हवाई फायर कर दिया, 300 क्लाशनिकोव के मैग खाली कर दिए। उससे क्या होगा? 3 खटूशा रॉकेट तो तुम ऐसे भी चलाते थे यार। तो कहीं ना कहीं सर देखिए, जिसके पास बाहुबल होगा ना, जिसके पास सैन्य बल होगा, उसकी चलती है। मतलब डिप्लोमेसी की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद डॉक्टर जयशंकर भी कमाल नहीं कर पाएंगे। अगर पीछे उनको आपकी फौज से डर लगता, आपके इरादों से डर लगता, वो भी औकात में रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो चाइना हो, कोई भी। छोटे से इजराइल से पूरी दुनिया, पूरे 54 देश डरते हैं। क्यों डरते हैं? उन्हें पता है इजराइल में क्षमता क्या क्या कर देगा, पीछे अमेरिका खड़ा है। बट अल्टीमेटली योर मिलिट्री पावर मैटर्स। मिलिट्री पावर का तो विकल्प कोई है ही नहीं ना। डिप्लोमेसी भी तभी चलती है। आप देखिए पूरे लोग कह रहे हैं कि आप सीज फायर करो, कह रहा मेरे को नहीं करना सीज फायर। कह रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर स्कटल कर दिया, कहता हाँ कर दिया। कल परसों 2 दिन पहले जो बाइडेन कहते हुए 90% देयर, बिल बर्न्स कहता हुआ 90% देयर। एक 24 घंटे में बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आता, कहता भैया नो ये सब दिस इज ऑल फैक्चुअली इनएक्यूरेट। मतलब जो बाइडेन जो कह रहे हैं, जो बिल बर्न्स सीआईए का डायरेक्टर कह रहा है, इट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट, कोई सीज फायर नहीं हो रहा, वी आर नॉट लिविंग फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, कोई सीज फायर नहीं होगा। देखिए खड़ा है इजराइल, मतलब क्या कर लिया वो अमेरिका ने भी। बट ये है ना, एक्शन करने की क्षमता है, सैन्य बल यूज करने की ताकत है और उसका रिपरकशन लेने की भी क्षमता है। आप क्षमता रखिए, आप कोई मुंह नहीं खोलेगा, सब चुपचाप बैठेंगे घर में। जी, तो आइए अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित पीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर आपको, सभी दर्शकों को साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हर 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 महादेव।